हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 15 लेकर के आया हूं। हमारी ये सीरीज चल रही है पूरी जनरल अवेयरनेस में, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करवा रहा हूं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। आपके लिए न्यू ईयर पे मैं बहुत अच्छी एक सीरीज लेके आ रहा हूं जो इसी का पार्ट होगा, तो उसके बारे में मैं आपको क्लास के बीच में या बाद में बताऊंगा। अभी सीधा हम क्लास शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 14 तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करवा दिया है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री भी हो गया उसमें, और इंडियन पॉलिटी के भी जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। अभी ग्रुप डी, एफकैट जितने एग्जाम्स आने वाले हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, बहुत ही बढ़िया एक कंप्लीट कोर्स है आपके लिए। बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। आज की पर्टिकुलर क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं क्योंकि आज हमारी शुरू हो रही है मिडीवल हिस्ट्री। मैं कोशिश करूंगा कम से कम आधी मिडीवल हिस्ट्री ही मैं आज आपकी मध्यकालीन भारत जो है मैं आपका आधा आज ही खत्म कर दूंगा। तो जितने भी पॉइंट्स है अपनी कॉपी में लिखते जाना। जो यहाँ क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल जो है रेडियन लर्निंग पे, वहां पे मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगता है इसे लाइक करके सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स आप लोग आगे नहीं भेजते हो, वीडियो खुद देखते हो और कमेंट भी किया करो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो उसका फायदा उठाओ और दूसरों को भी दो। तो अब शुरू कर रहे हैं, हमारा मिडीवल हिस्ट्री शुरू है। रेडी रहना, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आज। There were two battles fought between, और ये हमारा लाइन वाइज चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बीच में से कोई 1500 की कहानी बता रहा हूं फिर मैं आपको 1100 की, ना, पूरा प्रॉपर चलेंगे जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ताकि दिमाग में आपके चीजें फिट होती रहे। There were two battles fought between Muhammad Ghori's forces and Prithviraj Chauhan, in which Prithviraj Chauhan lost the second battle of Dash and his kingdom was captured. उस लड़ाई का नाम पूछ रहा है। मोहम्मद घोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो एक काम करते हैं, देखो ये इन्वेडर की बात हो रही है। मिडीवल हिस्ट्री आप समझ लो मोटा मोटी वहां से शुरू है जब मोहम्मद बिन कासिम आया, ठीक है। तो कासिम से लेके गजनी से लेके घोरी तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको अभी के अभी सारे लिखवा रहा हूं। पेन कॉपी तैयार रखो, लिखते चले जाओ। देखो 712 एडी है, पहले लिखो, ठीक है। यहां से आपका मिडीवल हिस्ट्री बोले तो मध्यकालीन भारत शुरू होता है। 712 के अंदर आता है आपका मोहम्मद बिन कासिम। सारे अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका फैक्चुअल, ठीक है। ये आता है तुर्की से। मोहम्मद बिन कासिम कहां पे अटैक करता है इंडिया में, तो वो है सिंध का एरिया, सिंध, ठीक है। उस वक्त सिंध का राजा कौन था, तो राजा था दाहिर। फैक्चुअल क्वेश्चन जो बनेंगे मैं साथ साथ कराता जाऊंगा, ठीक है। तो ये 712 एडी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया, कहां अटैक करा, सिंध पे करा। सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। और उस टाइम फारस का खलीफा वैसे अल हजाज था, लेकिन आप इतना लिख लो, अभी मैं आपको और बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन्वेडर आपको ध्यान रखना है मोहम्मद ऑफ गजनवी, तो गजनी आप बोल सकते हो, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी। यहां से क्या क्या सवाल बनते हैं अभी आपको एक बार मैं कवर करवा रहा हूं। देखो इसका टाइम पीरियड जो था ना वो था 998 से लेके 1030 के बीच में। इंडिया आता है 1001 के अंदर, और ये इंडिया में कितनी रेड्स मारता है, पहला सवाल आपका ये बनता है कितनी रेड मारता है इंडिया में, तो 17 रेड्स मारता है, 17 रेड्स। और इसमें से आपको याद रखनी है 2। एक तो 1018 में कहां पे, मथुरा के अंदर पूरा लूट मचा देता है, सोमनाथ मंदिर इसने तबाह कर दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें लिखते जो सोमनाथ मंदिर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं लास्ट लेक्चर में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के कवर करवा दी हैं, वहां से बहुत सवाल बनेंगे। हमारे लेक्चर्स में आपको कुछ भी फालतू का नहीं मिलेगा, कम टाइम में सारी वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। लिख लिया, आगे बढ़ रहा हूं। अब दूसरा आपको ईयर इससे रिलेटेड याद रखना है। ईयर वही लिखवाऊंगा जो याद रखने हैं, इतना तो रखने पड़ेंगे। आपका सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर कहां पे है, काठियावाड़ रीजन गुजरात के अंदर। तो उसको इसने तहस नहस कर दिया था महमूद गजनवी ने, ठीक है। तो ये हो गए आपके गजनवी से सवाल। इसके टाइम पे 5 आप मान सकते हो हिस्टोरियंस थे। कौन कौन से थे और उसमें से कौन सा याद रखना है। एक थे अल बिरूनी, अल बिरूनी इसी के टाइम में कंटेम्पररी थे। फिरदौसी थे, फिरदौसी थे, फरुखी थे, फरुखी। स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से नोट्स लिखवा कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ स्पीड में चल रहे हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए स्पेलिंग, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें पूरी तरह से समझ में आए। सस्तिनी,
उत्वी, सस्तिनी, फिरदौसी, फरूकी, अल बरूनी। अब आपसे पेपर में सवाल बनता है कि अल बरूनी आया और अल बरूनी ने किताब कौन सी लिखी थी, तो उसका नाम था आपका किताब उल हिंद। हजारों बार आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। पहला सवाल बनेगा अल बरूनी किसके टाइम पे था, तो वो था महमूद गजनवी के टाइम पे। कौन सी किताब लिखी, किताब उल हिंद। महमूद गजनवी ने 17 रेडें मारी, 1018 मथुरा, 1025 सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, अब आपको मैं लिखवा रहा हूं घोरी के बारे में। देखो मोहम्मद घोरी आया आपका टर्की से, ठीक है, तो ये उस टाइम का टर्किश पीरियड था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत आएगी, वो भी टर्किश सुल्तान थे। उसके बाद जब बाबर आया तो वो आया था अफगानिस्तान, फरगना, काबुल, ठीक है, ऐसे एरिया से। फिर उस टाइम पे पर्शियन हो गई थी लैंग्वेज। अभी तुर्की है, अभी ये इन्वेडर्स है, अभी तक दिल्ली सल्तनत स्थापित नहीं हुई है। अभी ये बाहर से लूट खसोट के मामले से ही है, उसी इंटेंशन से इंडिया में आ रहे हैं। तो अभी तक 2 बता दिया मैंने, और इनके ईयर याद रखना। तीसरा देख लो, मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी जो है, इसकी बैटल कौन कौन सी ध्यान रखनी है। पहली 1175 में किसके खिलाफ, मुल्तान के खिलाफ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो है इसकी पेपर में पूछी जाती है बार बार, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे हर पेपर में रिपीट होता है। 1191, 1192, इन दोनों सालों में इसने क्या करा, बैटल ऑफ तरायन, बैटल ऑफ तरायन, ठीक है। अब 1191 में पहली हुई थी, 92 में दूसरी हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी ये लड़ाई, मतलब मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुई थी, तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, द ग्रेट पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। दोबारा लिखो कॉपी में, पृथ्वीराज चौहान। इनके खिलाफ, इनके साथ इनकी लड़ाई थी मोहम्मद गौरी की। पहली लड़ाई में तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, दूसरी लड़ाई में इनको डिफीट का सामना करना पड़ा था, ये हार गए थे मोहम्मद गौरी से, और तब आप कह सकते हो मोहम्मद गौरी बहुत पावरफुल हो गया था। तो बैटल ऑफ तरायन आपको जरूर याद रखनी है, पेपर में 100% आएगी। 1191, 1192, 2 साल। एक इसकी लड़ाई हुई थी, जो एक दगाबाज होता था, उसका नाम था जयचंद राठौर। तो 1194, 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। आज थोड़ा सा ज्यादा है पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा हॉल्ट नहीं लूंगा, इसलिए आप अपने आप इसको ना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए। अगर इसको, ये इंफॉर्मेशन आपको आपके काम की लग रही है, आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही तो सवाल आते हैं पेपरों में, तो आप अपने एंड से थोड़ी सी आप शेयर जरूर करो इसको। तो अब आ जाते हैं इस पे, बैटल ऑफ चंदावर किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद घोरी, लिख लो फटाफट, और वर्सेस जयचंद राठौर। जयचंद आप ध्यान रख सकते हो, तो पूछा जाएगा पेपर में बैटल ऑफ चंदावर कब हुई थी, 1194 में। तो ये सारी बातें थी जो आपको इन्वेडर्स के खिलाफ याद रखनी थी। एक आप ध्यान रख लो बात कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तरायन, तो पृथ्वीराज चौहान से 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज चौहान की कैपिटल थी अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी का नाम था पृथ्वीराज रसो। उनके टाइम का पूरा एम्पायर में किस तरह का स्ट्रक्चर था, क्या रूल था, पृथ्वीराज रसो में लिखा है। और ये लिखा किसने है, उनके दरबार के जो कवि थे उनका नाम था चांद बरदाई। ये याद रखना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है जी। तो पृथ्वीराज रसो किसने लिखी है, चांद बरदाई ने। बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। यहां हमारा इन्वेडर्स वाला पार्ट खत्म होता है। मोहम्मद बिन कासिम बता दिया, घोरी बता दिया, और आपको गजनवी बता दिया, उनके ईयर्स बता दिए। अब मूव कर रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर। पहले ये देख लो क्वेश्चन, किताबुल हिंद, अ बुक विच डिस्क्राइब्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय। किताबुल हिंद पूछ रहा है किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपके, अभी बताया मैंने, अल बरूनी ने। अल बरूनी किसके टाइम पे था, मोहम्मद गजनी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी बताता हूं दिल्ली सल्तनत के बारे में सब कुछ, एक एक चीज आपके दिमाग में आज उस तरीके से मैं क्लियर करवा दूंगा। वही फैक्ट जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना, मध्यकालीन भारत में उनको कुछ भी याद नहीं है, मिडिवल हिस्ट्री का उनको कुछ भी नहीं पता, आज की क्लास के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे, आपके दिमाग में प्रॉपर फ्रेमवर्क बन जाएगा क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठ जाएंगे जो पेपर में आते हैं, ठीक है।
फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास ले लो, ढंग से लिख लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है, उसने ये पूछा है। तो एक काम करते हैं, दिल्ली सल्तनत ना पूरा निपटा लेते हैं एक जगह पे, या फिर डायनेस्टी वाइज चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अभी आप दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड देख लो, पहले सीधा लिखो कॉपी में, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था, इसमें सारे टर्किश रूलर आए, तो इसमें टोटल मिला के 5 डायनेस्टीज आई थी। सबसे पहली डायनेस्टी कब आई थी, पहले तो इसका टाइम पीरियड लिख लो पूरी दिल्ली सल्तनत का। ये था 1206 से 1526 तक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया और एंड में जब इब्राहिम लोदी हार गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब आते हैं सबसे पहली डायनेस्टी का नाम है, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, और इसको आप मैमलुक वंश भी कहते हो, मैमलुक डायनेस्टी, या फिर इलबारी। पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि इलबारी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, मैमलुक डायनेस्टी, इसमें से कोई भी एक पूछ लेगा और कहेगा कौन सी, किसके बारे में बात हो रही है ये। तो अभी स्लेव डायनेस्टी से स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत की। क्या टाइम पीरियड था, 1206 से लेके 1290 के बीच में, ठीक है। अब स्लेव डायनेस्टी का हो गया ये टाइम पीरियड। एक काम करते हैं, पहले आपको मैं स्लेव डायनेस्टी समझा देता हूं, फिर आगे खिलजी का टाइम पीरियड बताऊंगा, तुगलक का, या फिर आप एक बार सीक्वेंस देख ही लो। ये देखो, स्लेव हो गया, इसके बाद है खिलजी, खिलजी भी कह सकते हो, खलजी भी कह सकते हो। तो खलजी डायनेस्टी आई, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 1290 से लेके 1320 के बीच में, ये आप टाइम याद रख लो, ठीक है। इसे इरेज कर रहा हूं मैं। खिलजी के बाद आए आपके तुगलक, तुगलक वंश आ गया। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप क्या ध्यान रखोगे, 1320 से लेके 1414। ये टाइम आपको जरूर ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेक्चर खत्म होने के बाद में एक बार रिवाइज कर रहे ना, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, फालतू में कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा। तुगलक के बाद आ जाओ सैयद, सैयद डायनेस्टी खिजर खान ने फाउंड करी थी, आलम शाह लास्ट था इसका, ठीक है। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से लेकर के 1451, लिख लिया। सैयद के बाद आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की, वो थी लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। तो लोधी कब से कब तक थे, लोधी थे 1451 से लेके आखिरी 1526 तक, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये डायनेस्टी इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखनी है। तो अब देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले स्लेव आए थे, तो 3 ऑप्शन में आपको स्लेव दिख रहा है, डी आंसर हो नहीं सकता। स्लेव के बाद आए थे खिलजी, तो खिलजी खाली एक ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा बी। पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना, जब ऐसे ऑप्शन है तो फटाफट ऐसे लगाओ, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब एक काम करता हूं, मैं आपको स्लेव डायनेस्टी से बनने वाले इंपॉर्टेंट रूलर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एक जगह पे लिखवा रहा हूं। इसको अपनी कॉपी में ऐसे का ऐसा ही लिख लेना, ठीक है। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए, ताकि आपके दिमाग में चीजें एकदम क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो आ जाओ, सबसे पहले लिख लो स्लेव डायनेस्टी। जल्दी जल्दी हाथ चलाना। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये एक टर्किश स्लेव था। किसका स्लेव था ये था मोहम्मद घोरी का स्लेव, ठीक है। तो ये बात आप अपनी नोटबुक में लिख लो, टर्किश स्लेव किसका स्लेव था, मोहम्मद घोरी का। ये फाउंड करता है स्लेव डायनेस्टी को 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है स्लेव डायनेस्टी से। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल मिला हुआ था, उसको बोलते थे लाख बख्श, इसकी जेनरोसिटी की वजह से, लाख बख्श। ये बात आप अपनी नोटबुक में ऐसी की ऐसी लिख लो। और क्या ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक से, इसे अब मैं इरेज कर रहा हूं, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक चल रहा है, नोट्स में इसी तरह से लिखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसकी कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखनी है, इसने क्या क्या बनवाया था। तो एक आपको ध्यान रखना है, कुव्वत उल इस्लाम, ये मस्जिद का नाम है, ये है दिल्ली के अंदर, मेहरौली के अंदर, कुव्वत उल इस्लाम। और एक है अढ़ाई
दिन का झोपड़ा ये भी मस्जिद है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जगह याद रखना कौन सी है। पहली वाली है दिल्ली में और ये पड़ती है आपकी अजमेर में। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसने द फेमस कुतुब मीनार की स्थापना भी शुरू करवाई थी। कंस्ट्रक्शन इसी ने स्टार्ट करवाई थी, खत्म हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पे। कुतुब मीनार इसने किसकी याद में बनवाया था? तो उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, थोड़ा सा लंबा नाम है, कक्की। अब स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो बोलना मत, लेकिन ये मैंने कोशिश करी अपने हिसाब से चीज ठीक से लिखने की। कुव्वतुल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की की याद में इसने बनवाया था। तो ये थी इसके टाइम की कंस्ट्रक्शन। 1206 में आया, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पेपर में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि ये मरता कैसे है। तो ये चौगान खेलते हुए मर जाता है 1210 में। चौगान बोले तो चौगान खेलते हुए 1210 में। चौगान होता है इंग्लिश में पोलो, ठीक है। तो पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है। ये था जो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक से। इस डायनेस्टी के अगले इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? तो ये तो हो गए संस्थापक। फिर आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी में, जहां से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। और क्या क्या सवाल बनते हैं पॉइंट वाइज वही लिख पाऊंगा। बुक्स में आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ा आप सब कुछ लेते हो, याद रखना है ना उनको। तो क्या क्या बातें याद रखने में वो बता रहा हूं। इल्तुतमिश आ गए, ठीक है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड पहले तो ध्यान रखना, 1211 से 1236। कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं याद होता तो इसने जो जो चीजें करी थी वो बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक तो इससे सवाल बनता है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी। तो इसको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल रूलर बन के आए, कॉन्करर थे ये, बहुत तगड़े वाले, ठीक है जी। रियल फाउंडर हो गए। इनसे रिलेटेड दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी थी। तो दिल्ली कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर। पहले कैपिटल लाहौर थी, इसने दिल्ली शिफ्ट करी थी। तो आपसे पेपर में सवाल बनता है दिल्ली कैपिटल किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने शिफ्ट करी थी? तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने चहलगानी सिस्टम, इसको आप चालीसा सिस्टम भी बोल सकते हो। चालीसा सिस्टम मतलब ये एक तरह से 40 अपने अंडर ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स रखता था, या इसे बॉडीगार्ड्स कह सकते हो। ये बहुत काम करते थे और आगे जाके इनके डायनेस्टी के अंदर इन्हीं के बीच में लड़ाई होके यही इनमें से कोई ना कोई गद्दी पे बैठ जाता था। इसलिए आगे जाके बलबन ने चालीसा सिस्टम खत्म कर दिया था। तो चहलगानी या चालीसा सिस्टम भी इसने शुरू करा था। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके टेन्योर से पूछा जाता है, वो है कि इक्तेदारी सिस्टम, बोले तो इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था? जो भी जमीन होती थी इसके अंदर उसको ये इक्तों में बांट देता था ताकि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकते। तो एक तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। तो ये आपको नाम याद रखना बस कि इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? इक्ता सिस्टम शुरू किया था इल्तुतमिश ने, और इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी खत्म करवाई थी। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसी के टाइम पे खत्म हुई थी। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इससे याद रखनी है। किससे? इल्तुतमिश से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जहां से आपका सवाल बनता है पेपर में वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये फीमेल सबसे पहली, एक तो इनका टाइम पीरियड था 1236 से 1240। इनके खिलाफ बहुत सारे उस टाइम के जो इनके कोर्ट में मौलवी वगैरह होते थे या इनके गवर्नर्स थे, इनसे बहुत ज्यादा दुखी, मतलब दुखी क्या थे कि वो एक औरत को इतनी पावरफुल पोजीशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये सबसे फर्स्ट, पहले मान सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर, फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रजिया सुल्तान का ये सवाल एक पेपर में बनता है। एक इसका स्लेव का नाम एक पेपर में पूछा हुआ था, तो उसका नाम था याकूत। क्या नाम था? एबीसियन स्लेव था ये इसका नाम था याकूट। और 1240 के अंदर इसको एक षड्यंत्र के तहत
मार दिया जाता है, रजिया सुल्तान का एम्पायर फिर मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म होता है। अगला इंपॉर्टेंट रूलर, अभी स्लेव डायनेस्टी ही चल रही है, तो अभी तक रिवाइज करो मैंने क्या क्या बताया है, किस किस के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान हो गया, बलबन अब आ गया। बलबन बहुत ही खूंखार टाइप का राजा था। बलबन ने दो तरह के सिस्टम बनाए। पहली चीज तो बलबन ने चालीसा सिस्टम को खत्म कर दिया, ये ऐसे मैं 40 लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में सी से लिखना, चालीसा सिस्टम को एंड कर दिया। बलबन ने बलबनी कॉइन निकाले। बलबन ये समझ गया था कि जो भी अगर मेरे को डायनेस्टी को अपना पूरा एक्वायर करके रखना है तो वो डंडे के जोर पे हो सकता है, तलवार के जोर पे हो सकता है, इसलिए उसने एक पॉलिसी लगाई ब्लड एंड आयरन की। ये पॉलिसी इसने शुरू करी थी, खूब मार कूट के रखता था ये लोगों को, और इसने सिजदा एंड पैबोज सिस्टम शुरू करवाया। अब ये सिजदा एंड पैबोज क्या है? सिजदा मतलब इसके आगे लोगों से सिजदा करवाता था, अपने पैर चुमवाता था ये कि भैया मैं ही हूं सब कुछ, तो सबको अपने अंडर इस तरीके से कंट्रोल रखता था। सिजदा और पैबोज जो था ये बलबन का निकाला हुआ तरीका था। ये हो गया आपका बलबन खत्म। अब एक सवाल आपका बनता है कि स्लेव डायनेस्टी खत्म कब हुई? 1290 में, और इसके आखिरी रूलर कौन थे? तो उनका नाम था कैमूर्श। कैमूर्श, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे स्लेव डायनेस्टी से, ये लिख लो, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। स्लेव डायनेस्टी होता है हमारा खत्म। अभी रिवीजन कोर्स है, ये सारी चीजें कवर कर पाना अपने आप में एक बहुत हेक्टिक चीज हो जाएगी। एग्जाम कई बच्चों के सर पे है। फरवरी के अंदर आपका रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 है, एफकेट का एग्जाम है, और भी क्लरिकल एग्जाम्स है। तो ये जो है आपका कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो एंड टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैं आपको बता चुका था ना, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। बाहर से अगर आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है तो थोड़ा सा आप हेडफोन्स क्वालिटी अच्छी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? ये मैं आपको बता चुका हूं, 1 मिनट देना बस मेरे को। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। एक साथ सारे क्वेश्चन करा दिए, सब आप सबके आंसर दे सकते हो। अब रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? हाँ, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये बात आप ध्यान रखोगे। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। वही पूछ रहा है, यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इवॉल्व ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड दैट वाज कॉल्ड। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा जाता था। तो ये था इक्तेदारी सिस्टम। क्या था? इक्तेदारी सिस्टम। और ये कौन लेके आया था? ये लाया था आपका इल्तुतमिश। अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। इल्तुतमिश आपको ध्यान रखना है इक्तेदारी के लिए। बिस्वा पूछ ले तो अलाउद्दीन खिलजी, गजे सिकंदरी पूछ ले तो सिकंदर लोधी। अभी सबके बारे में बताऊंगा। डैश वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल द सब कॉन्टिनेंट फॉर नियरली 84 साल। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीय के में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ये वो पूछ रहा है कि 84 साल तक का इतना लंबा टेन्योर सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1206 हो गया ना, 1206 से 1290, ये बनता है 84 साल। और ये बात कर रहा है इधर स्लेव डायनेस्टी की, इलबारी डायनेस्टी, मैमलुक डायनेस्टी, गुलाम वंश हिंदी में। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखूं चीजें। मैं वादा करता हूं आपको कि आपको चीजें आप एक बार ढंग से याद करोगे, क्योंकि नाम तो वही रहेंगे। अब इल्तुतमिश का नाम हिंदी में कुछ और तो हो नहीं जाएगा, तो ये आप अपने हिसाब से भी नोट्स लिख सकते हो, लेकिन इस टाइप की इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। डैश वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अच्छा, अब खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गई, तो खिलजी के बारे में अब जान लेते हैं। इसके लिए भी एक काम करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, वहीं पे आपको सारी बातें मैं लिखवा देता हूं। अभी हमने स्लेव डायनेस्टी खत्म कर ली, अब आ जाओ बेटा खिलजी पे। तो स्लेव डायनेस्टी 1290 तक चली, अब आ जाओ खिलजी डायनेस्टी पे। जल्दी जल्दी लिखना है कॉपी में, खिलजी डायनेस्टी। यहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के दूंगा जो पेपर में आते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करना। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में। कौन था इसका फाउंडर? तो उसका नाम था जलालुद्दीन। अरे यार स्पेलिंग गलत हो जाती है, 1 मिनट दो बस। ठीक है, ये हो गया जलालुद्दीन
फिरोज खिलजी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो गई, यहां लिख लो खिलजी डायनेस्टी। थोड़ी सी जल्दी लिखवा रहा हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिख सकते हो, पॉइंट इसी तरीके से लिखने, ठीक है। और टाइम पीरियड इसका मैंने क्या लिखवाया था, 1290 से 1320। और जलालुद्दीन खिलजी आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने डायनेस्टी शुरू करी थी 1296 में। 1296 में क्या होता है, इसका अपना भतीजा, बोले तो इसका ये वही इसका दामाद भी था, जिसका नाम था, इसका सन इन लॉ था, आप सब जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आता है, इसको मारता है, गद्दी पे बैठ जाता है। सारे जो पेपर में इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके यहां से बनते हैं। अब एक बार पॉइंट सारे नोट कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो जो हैं। तो ए खिलजी अपनी कॉपी में लिख लो ढंग से, अलाउद्दीन खिलजी, जो जो पॉइंट्स हैं वो लिखवाऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम पूछा जाता है, उसका नाम था अली गुरशस्प। अली गुरशस्प। इसको एक टाइटल मिला था अलेक्जेंडर टू का, अलेक्जेंडर टू भी इसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर द्वितीय। क्यों कहा जाता है, इसने जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे हैं कुल मिला के 8, ये सारे के सारे जीता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसने आर्मी पूरी की पूरी अपनी रिफॉर्म करी थी, आर्मी रिफॉर्म्स लेके आया था, उनको प्रॉपर ड्रेसेस दी, प्रॉपर उनका सैलरी सिस्टम पे उनको रखा। पहले सैलरी सिस्टम, फिक्स सैलरी सिस्टम नहीं होता था, ताकि ये पूरी आर्मी का और अपने जितनी भी कैवलरी है उसका प्रॉपर ऑडिट रख सके। तो पूरा एक कंट्रोल जमाने का इसका तरीका था अलाउद्दीन खिलजी का। ये दाग और हुलिया सिस्टम लेके आया, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, दाग एंड हुलिया सिस्टम कौन लेके आया, तो अलाउद्दीन खिलजी लाया। दाग और हुलिया सिस्टम ये घोड़ों के लिए होता था, दाग सिस्टम, और ये आर्मी के लिए दाग एंड हुलिया सिस्टम ये लेकर के आया। एक ये और क्या चीज लाया था जो हमें ध्यान रखनी है, वो था बिस्वा सिस्टम। बिस्वा क्या होता है, बिस्वा भी एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम है। जिस तरीके से इक्तेदारी सिस्टम, वो इक्तों में बांट देते थे, मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, फटाफट लिखते रहो। बिस्वा सिस्टम मैंने आपको बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी लाया, और इक्तेदारी सिस्टम इल्तुतमिश लेके आया। एक इसने कुछ अफसर अपॉइंट करे थे मुस्तक राज नाम से, तो दीवाने मुस्तक राज इसने एक डिपार्टमेंट शुरू करा था, मुस्तक राज। ठीक है, ये एक तरह के क्या बोलते हैं उसको, कि ऑफिसर इंचार्ज होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के, ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, मुस्तक राज। ये बात आपको भूलनी नहीं है। बिस्वा सिस्टम बता दिया, दाग एंड हुलिया सिस्टम बता दिया, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से आपको मैंने सारे बता दिए। सिर्फ एक चीज रह रही है कि इनके टाइम पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो कंस्ट्रक्शन इन्होंने किस किस चीज का करा था, अलाई दरवाजा इसने बनवाया, दरवाजा, अलाई मीनार, लिखते जाओ, कॉमा नहीं है, अलाई मीनार एक साथ है। एक इसने जमायत खाना मॉस्क, जमायत खाना मॉस्क मस्जिद इसने बनवाई थी। एक इसने चोर मीनार भी बनाई थी, चोर मीनार। और क्या था, और था हाँ हौस खास, हौस खास हो गया। एक हो गया आपका श्री फोर्ट, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन के आता है। श्री फोर्ट किसने बनवाया, अलाई दरवाजा, जमायत खाना मॉस्क, चोर मीनार, और आपका हौस खास किसने बनवाया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम था असली अली गुरशस्प। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके टाइम पे इसके ही दरबार में एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा होता था, जिसने सबसे ज्यादा सुल्तानों के यहां सर्व करा है, उसका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इसको तोता ए हिंद भी कहते थे, तोता ए हिंद का टाइटल था इसको। और ये पोएट भी था, म्यूजिशियन भी था। इसने सितार का इन्वेंशन करा था, जो आप सितार आज की डेट में देखते हो वो इसी की देन है, अलाउद्दीन खिलजी की। इसके टाइम पे एक स्लेव होता था मलिक काफूर, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑलरेडी। मलिक काफूर का और क्या नाम था, इसको 1000 दिनारी भी कहते थे। क्या कहते थे, 1000 दिनारी, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरी बात,
ये बाद में जाके खुद ही षड्यंत्र रच के इसकी जगह ले लेता है, खुद जाके आके सुल्तान बन जाता है। पावरफुल जनरल था बड़ा मलिक काफूर, और इसने काफी अपना एम्पायर बढ़ाने में मलिक काफूर ने का बहुत बड़ा हाथ था। तो इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद में इनका एम्पायर गिरने लगता है। तो आपसे अब पूछेगा, अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब सीधा आएगा वो क्वेश्चन, ये पूछता है आखिरी रूलर कौन थे, तो उसका नाम था खुसरो खान। इसको अमीर खुसरो से कंफ्यूज मत रखना, खुसरो खान ये आखिरी राजा था, खुसरो खान, ठीक है जी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का था। तो यहां आपकी खिलजी डायनेस्टी खत्म होती है, खुसरो खान का अंत होता है। और कौन करता है? दीपालपुर का गवर्नर जिसका नाम था गाजी मलिक, जो आगे जाके गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल लेता है और वहां से तुगलक वंश शुरू हो जाता है। तो एक बार इसके सवाल भी हम खत्म कर लेते हैं। मैंने आपको ये वाला करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रजिया सुल्तान हो चुका है, आई थिंक ये वाला भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं, पहले रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी। अगले उसके बाद खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1296 में इसके अपने भतीजे ने इसको मार दिया था। तो ये बात आपको रखनी है अच्छे से ध्यान, ठीक है जी। तो ये सारी बातें थी अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी का एक और चीज आप ध्यान रखना, दो तरह के टैक्स पूछ लेता है आपसे पेपर में। तो वो कौन कौन से टैक्स थे जो इसने शुरू करे थे? वो थे घरई एंड चराई टैक्स। घरई और चराई टैक्स, ये घर के लिए टैक्स था, और वो जो चारा होता था उसके ऊपर टैक्स भी लेता था ये। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच किंग ऑफ बंगाल वो डिफीटेड बाय बख्तियार खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा से पराजित किया था, को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी गवर्नर होता था किसका, किसके अंडर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं शताब्दी के टाइम पे इसने कहा कि मतलब उसको ऑर्डर मिले कि आगे जाए, इंडिया को और अपने अंडर लेने के लिए बंगाल तक गया। यही वो इंसान था जिसने कि विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय करी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था और इतनी बुरी तरह उसको जलाया गया था कि 2 महीने तक कहा जाता है कि वहां पे आग की लपटें रही थी। तो ये था वो बख्तियार खिलजी, और ये आगे ईस्ट इंडिया को भी अंडर लेने के लिए गया। उस टाइम पे बंगाल में सेना डायनेस्टी का राज था। सेना डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर है लक्ष्मण सेन, और वही इस टाइम पे थे। तो बख्तियार खिलजी ने इसको हराया था 13वीं शताब्दी में। और लक्ष्मण सेन का एक कवि था, कोर्ट पोएट था, जिसका नाम है जयदेव। उसने गीता गोविंदा लिखी है किताब, जो पेपर में बार बार होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरे पिछला लेक्चर जाके आप देख सकते हो। कोई भी चीज आपसे छूट के नहीं जाएगी इस लेक्चर से बाहर, तो इस बात का ध्यान रखना। सारी रिपीटेड चीजें आप कर लोगे, और जब आप मॉक लगाओगे आपको खुद को स्कोर का पता लगेगा, हाँ हमारा जनरल अवेयरनेस अब अच्छा हो रहा है। सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, अच्छा पागल राजा की बात आ गई है। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के स्थानांतरित कर दी थी। ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, बोले तो जौना खान। तो अब शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी। एक स्लाइड और ले लेते हैं खाली, उस पर अब पढ़ेंगे हम तुगलक के बारे में, ठीक है जी। तो क्या हुआ था? आखिरी रूलर मैंने आपको बताए थे खिलजी डायनेस्टी के खुसरो खान। खुसरो खान को हराने के लिए दीपालपुर का एक गवर्नर था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीपालपुर का गवर्नर था। कौन था ये गवर्नर? इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ये आया, खुसरो खान को मारा, और इसने शुरू कर दी अपनी खुद की तुगलक वंश। अब ये आके गद्दी पे बैठ गया। इसका बेटा था साथ में जौना खान। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना होती है यहां से, लिख लो कॉपी में। टाइम पीरियड आप आई होप लिख रहे होंगे सारी बातें, तो अभी तक आपको क्लियर होगा। हम देखो कैसे क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं। खिलजी वंश खत्म हो चुका है 1320 तक आते आते। इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1320 से 1414 तक, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट। तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी? तो फाउंडर आपसे पूछ लेता है, तो वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने किसका टाइटल एज्यूम करा था? ये बन गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन
तुगलक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है, तुगलक वंश की शुरुआत स्थापना किसने करी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करी। गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है आगे 6 साल के बाद, और 1326 के आसपास आपका मोहम्मद बिन तुगलक आके गद्दी पे बैठता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पहली बात, इसका असली नाम क्या था? इसका नाम था जौना खान, उलुग खान भी इसे कहते थे, उलुग, जौना खान। और इसको बोला जाता था पागल राजा, मैड किंग। बहुत बड़ा बेवकूफ था ये, था काफी पढ़ा लिखा, लेकिन इसकी पॉलिसीज ऐसी होती थी कि बिल्कुल सबको लुटा देता था, बेकार आदमी था बिल्कुल इस मामले में। इसकी पॉलिसीज, अच्छा राजा इसलिए नहीं बन पाया, इसके आइडियाज अच्छे होते थे, इंप्लीमेंटेशन खराब होते थे। कि आप गवर्नमेंट के लिए आज भी आप देख सकते हो कि पॉलिसीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में फिर क्या होता है, जैसे नोटबंदी हुआ, तो उस टाइप का कुछ इनका था जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने क्या करा था, अब इसने 2 चीजें गलत करी। पहली बात तो इसने क्या करा, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी, टोकन करेंसी, यानी कि इसने ब्रॉन्ज के सिक्के शुरू कर दिए थे चांदी के सिक्कों की जगह, ताकि उसकी फेस वैल्यू और उस पर हम घाटा कर पाए, थोड़ा कम में हम उसका काम चला पाए। तो ब्रॉन्ज के सिक्के जब इसने इंट्रोड्यूस करे, आगे जाके उसके बहुत ज्यादा जाली सिक्के बनने लग गए थे, जाली नोट बनने लग गए थे। पेपर करेंसी भी शुरू करी थी, लेकिन वो इसीलिए फेल हो गई क्योंकि इसके अंदर फॉर्जरी, मतलब वो बनने लग गए दोबारा से, डुप्लीकेशन की वजह से ये फेल हो गई, डुप्लीकेशन की वजह से। तो बहुत नुकसान हुआ था इसको इकोनॉमिकली, तो ये इसका फेल्ड एक पॉलिसी हुई। दूसरा, इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा ठीक था, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो था इसका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जिसका नाम था, जो पेपर में आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा डिपार्टमेंट शुरू करा था? दीवान ए अमीर कोही, ये आपको ध्यान रखना है। दीवान ए अमीर कोही किसका आइडिया था, किसने शुरू करा था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करा था। एक इसने सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करी थी, इसने सोचा कि हमारा दबदबा नॉर्थ इंडिया में तो है ही है, इसे हम साउथ इंडिया डेक्कन की तरफ फैलाने के लिए क्या करूंगा, मैं अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर लूंगा। तो उस टाइम पे भेड़ बकरी, लोग, बच्चे, बूढ़े, सबको इसने उठाया और भरी गर्मी के अंदर उठा के ये भाई साहब नीचे चले गए। दिल्ली से लेकर के दिल्ली टू दौलताबाद इसने सोचा मैं शिफ्ट करता हूं कैपिटल, दौलताबाद देवगिरी में। सबको उठा के चल पड़ा। बाद में पता लगा ये तो मेरे से बेवकूफी होगी। फिर ऐसे कैसे 6 महीने चलने के बाद ये लोग वापस आए। तो इस टाइप का बंदा था ये, और ये सारी इसकी फेल्ड पॉलिसीज थी, इसी वजह से हकदार बना उस टाइटल का, पागल राजा के। ठीक है जी। अब ये हो गया जौना खान के बारे में। नेक्स्ट है, इसके बाद तो एम्पायर के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे जो उस टाइम पे नोबल्स होते थे, जो और रूलर्स होते थे, गवर्नर्स होते थे, वो सब इससे परेशान थे। अब तुगलक वंश में जब ये मोहम्मद बिन तुगलक जाता है तो आता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये आखिरी इंपॉर्टेंट राजा था तुगलक डायनेस्टी से। इसके अंडर सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्लेव्स होते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स। इसने सिटी बनाई, इसका भाई था ये, कजन मोहम्मद बिन तुगलक का, इसने सिटी बनाई जौनपुर के नाम से, बहुत फेमस है जौनपुर, गोमती नदी के किनारे। जौनपुर, जौनपुर को आज बोला जाता है सिराज ए हिंद, इस नाम से भी जाना जाता था इसको, सिराज ए हिंद। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूं मैं। सिराज ए हिंद कौन किसको बोला जाता है? जौनपुर को। और जौना खान से ये मत समझना कि जौनपुर इसने बनवाया, जौना खान ने, नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इसने उस टाइम के जो मौलवी वगैरह थे, जो और लोग थे, उससे बनाने के लिए प्रॉपर इस्लामिक रूल शुरू कर दिया था, और हर तरीके का टैक्स, खम, जकत, ठीक है, इस टाइप के टैक्स से वसूल करता था। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने कुछ डिपार्टमेंट शुरू करे थे जो आपको ध्यान रखना है। एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक से आप ध्यान रखोगे। दीवान अमीर को ही इसने शुरू किया था, दीवान ए बंदगान। और इसने क्या शुरू किया था? दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात, ये बात आपको रखनी है ध्यान, ठीक है।
तो ये 2 डिपार्टमेंट इसने शुरू करे थे। दूसरा, इसने दिल्ली में अस्पताल खुलवाया था जिसका नाम था दर उल शीफा। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो फिरोज शाह तुगलक से पूछे जाते हैं। क्या क्या थे इसके टाइम पे? कम से कम 80,000 स्लेव्स थे, मैक्सिमम स्लेव्स थे। जौनपुर इसने बनवाया, दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात इसने डिपार्टमेंट खोले। ये था स्लेव्स के लिए, स्लेव्स की पूरी था, और ये था दीवाने खैरात, लोगों में खैरात बांटता था। और दर उल शीफा इसका था अस्पताल का नाम। हॉस्पिटल इसने दिल्ली के अंदर खुलवाया था। ये अशोक के पिलर्स उठा के लाया था हरियाणा और यूपी से, वहां से स्पेशली ये पिलर उठा के अपने टॉम में आके लगवाता है। ठीक है, तो ये था फिरोज शाह तुगलक का अकाउंट। अब आपको ध्यान रखना है कि 1398 में, अभी तुगलक वंश चल ही रहा है, वो जा चुका है फिरोज शाह तुगलक। इस टाइम पे गद्दी पे था मोहम्मद शाह तुगलक। इसको मोहम्मद बिन तुगलक से कंफ्यूज नहीं करना है, इसका रेलेवेंस कुछ भी नहीं है, बस इसका ये रेलेवेंस है, एक तो ये इस डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, लास्ट रूलर था, और ये वो टाइम था 1398, इसलिए इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस टाइम पे तैमूर लंगड़ा, तैमूर लेन, जो कि मंगोल के चंगेज खान की वंशावली से था। चंगेज खान के अंडर, चंगेज खान का ही आगे डिसेंडेंट था ये, और ये उसी टेंडेंसी का इंडिया आया था पूरी तरह से लूटने के लिए। यहाँ पे दिल्ली में उसने कत्ले आम मचा दिया था, बहुत सारे लोगों को, लाखों लाख लोगों को इसने काट दिया था, हजारों लोगों को इसने मार दिया था, और यहाँ पे जो भी लूट सकता था लूट फूट के वापस चला गया। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है तैमूर लंग किसका वंश में था? तो ये था चंगेज खान का। और उस टाइम पे दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था? तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद शाह तुगलक। अब तक तुगलक डायनेस्टी में कुछ बचा नहीं था, खत्म होने की कगार पे थी। पीछे से ये अपने जाते जाते दिल्ली में एक नॉमिनी छोड़ जाता है जो कि पंजाब इसके अंडर दे जाता है। नॉमिनी किसको छोड़ के जाता है? उसका नाम था खिज्र खान, खिज्र खान। तो ये सारी कहानी थी अभी तक जो मैंने आपको बताई तुगलक डायनेस्टी तक की। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं स्लेव डायनेस्टी, हम पढ़ चुके हैं खिलजी, हम पढ़ चुके हैं तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सिर्फ 2 डायनेस्टीज बची हैं। आज मैं आपको पहले ही बोल रहा था, फैक्ट्स होंगे थोड़े ज्यादा, कॉपी में अच्छी तरीके से लिखते चलो, और आपको ये चीजें रिवाइज करनी है 2 से 3 बार, आपको याद हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। तो किस सुल्तान ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करी थी? तो मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा दीवान ए अमीर को ही ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली तो दौलताबाद और इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट, इब्न बतूता वाज एन अरब ट्रैवलर एंड एडवेंचरर, वेयर वाज ही फ्रॉम? इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहां का रहने वाला था? तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, इब्ने बतूता जो ट्रैवलर था ये किसके टाइम पे आया था? ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसके टाइम पे आया था, इसने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। दूसरा सवाल यह बनता है, उसके बाद में इसने किताब कौन सी लिखी थी? उसका नाम था, इंडिया का उस टाइम का स्ट्रक्चर देख के, सारी चीजें देख के, वहां की पॉलिटी देख के, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर वगैरह सब कुछ इसके अंदर है, किताब उल रहला, ये इसने लिखी थी इब्ने बतूता ने। ये कहां, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? तो ये करता था मोरक्को से, तो एक मोरक्कन ट्रैवलर था। इसके बारे में बनने वाले जो भी सवाल थे मैंने आपको एक छत के नीचे लिखवा दिए। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो फिर याद दिलाता हूं, बीच बीच में मेरे को बोलना पड़ता है, आप अपनी तरफ से कर दिया करो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट, डैश वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, लोधी आ गए, लोधी से पहले एक डायनेस्टी और आई थी जो मैंने आपको बताया, वो आई थी, देखो 1414 तक तो चली कहानी तुगलकों की। 1414 से 1451 के बीच में एक डायनेस्टी और आई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में ज्यादातर उससे एक ही सवाल बनता है कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो अभी मैंने बताया इस डायनेस्टी का नाम था, पहले तो लिख लो सैयद डायनेस्टी, लिख लिया। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जो नॉमिनी तैमूर लंग इंडिया में छोड़ के गया था वही जाके दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, और उसका नाम था खिज्र खान, खिज्र खान। या फिर पूछ लेगा इस डायनेस्टी के रेयर केस में कि आखिरी रूलर कौन थे, तो वो थे आलम शाह। बस ये था आपका सैयद डायनेस्टी।
अब वो बात कर रहा है, इतना लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा आपसे। नेक्स्ट आ जाओ आप, हमने पढ़ ली सैयद हुए, अब आ जाओ आप लोधी डायनेस्टी, आखिरी वन एंड लास्ट डायनेस्टी बची आपकी लोधी डायनेस्टी, तो ये भी हम कवर कर लेते हैं। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड, सबसे पहले हर किसी डायनेस्टी का टाइम पीरियड जरूरी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1451 से 1526। इस डायनेस्टी के सबसे पहले पूछे जाते हैं आपसे फाउंडर कौन थे, तो वो थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। हाँ, बहलोल लोधी ने बहलूली सिक्के शुरू करे थे। इससे इतना इंपॉर्टेंट आपके पेपर में नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेगा वो बनेगा सिकंदर लोधी से। ये लोधी शुरू होगा, सिकंदर लोधी। ठीक है जी, सिकंदर लोधी जब आते हैं, इनको ये फाउंड करते हैं कौन सी सिटी? ये आगरा सिटी का, आगरा सिटी के फाउंडर यही थे। और कौन से ईयर में? 1504 में। लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा बनाई कब? इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा बना ली थी 1506 में। ये बात आपको रखनी है, ध्यान भूलना नहीं है। सिकंदर लोधी ने अपनी कैपिटल 1506 में वहां कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट, इन्हें शहनाई का बड़ा शौक था, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि शहनाई का इनको शौक था। और ये क्या करते थे? इनको पोइट्रीज लिखने का भी बड़ा शौक था, तो ये पोइट्रीज लिखते थे। किस नाम से पोइट्रीज लिखते थे? ये लिखते थे गुलरुखी के नाम से, मतलब अपना पेन नेम ये गुलरुखी रखते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। शहनाई वादक थे, पोइट्रीज लिखते थे गुलरुखी के नाम से। सिकंदर शाह लोधी आपका हो चुका है। अब आखिरी रूलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। वो है इब्राहिम लोधी। सबसे ज्यादा क्रूअर रूलर भी ये माना जाता है। इब्राहिम लोधी के टाइम पे गवर्नर होता था पंजाब का, उसका नाम था दौलत खान लोधी। उसने क्या करा? उसने खान लोधी काबुल के फरगना से जो बाबर था, उसने बाबर को इंडिया बुलाया कि आप आओ, इंडिया को एक्वायर कर लो और इसको मार डालो आप। तो इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए बाबर आया, और बाबर भी माना जाता है कि तैमूर लंग का आगे डिसेंडेंट था। तो बाबर आता है इंडिया में, और सबसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मैं साथ साथ बोल रहा हूं, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं जो बोल रहा हूं उस टाइम पे अपने कान खुले रख के इसको जरूर लिख लेना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1526। ये था आखिरी साल दिल्ली सल्तनत का। 1526 में पानीपत के अंदर बाबर बढ़िया बढ़िया हथियार, बढ़िया बढ़िया उस टाइम पे जो तोपे लेके आया हुआ था, बढ़िया बढ़िया आर्चरी थी उसके पास में, इतनी अच्छे सोल्जर्स थे उसके पास। और नंबर में एक्चुअल में लोधी के सोल्जर ज्यादा थे, लेकिन बाबर ने बहुत बुरी तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 3 जगह से घेर के पानीपत के प्लेन पे इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से हराया था। इब्राहिम लोधी खत्म हो जाता है और यहीं पे आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। यहां से इसके बाद आपका मुगल एरा शुरू हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बात और कि ये बात ध्यान रखना कि जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछ ली जाती है। तो उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, क्योंकि टर्किश कहते थे खुद को, तो ये टर्किश थी। ठीक है, जबकि मुगलों के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, हमने थ्योरी जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, अभी क्वेश्चन भी करते हैं। तो ये सारी कहानी थी लोधी तक की। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, आई होप आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। क्लास खत्म होने के बाद में से रिवाइज कर लेना। एक बार क्वेश्चन इनसे कर लेते हैं। डैश वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। अभी मैंने आपको बताया बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। जो पॉइंट्स लिखवाए ना उसे आप पूरा सीक्वेंस में उसी तरीके से लिखना, तो चीजें उस हिसाब से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इब्राहिम लोधी वाज किल्ड बाय डैश इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अभी मैं बता रहा था कि इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। बाबर हो जाएगा आंसर। तैमूर लंग 1398 में इंडिया आया था।
ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सबसे ज्यादा स्लेव्स इसके अंडर थे। इसने जौनपुर बनाया जिसे सिराजे हिंद कहते हैं, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दर उल शीफा नाम का अस्पताल बनवाया, अशोक के पिलर्स को अपने टॉम पे लेके आया। तो ये सारी कहानी थी तुगलक की। और मोहम्मद शाह आखिरी रूलर था, मोहम्मद शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का, जब तैमूर लंग 1398, ये ईयर ध्यान रखना है, 1398 तैमूर लंग इंडिया आया और मोहम्मद शाह उस टाइम पे राजा था, पीछे अपने खिजर खान को छोड़ गया, खिजर खान ने आगे सैयद डायनेस्टी बना दी। ऐसे बार बार जब जब क्वेश्चन रिवाइज करते हो इस तरीके से अपनी डिटेल्स रिवाइज कर लिया करो। डैश इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आगरा की संस्थापक पहली बार कब हुई थी? 1504 में। इसे कैपिटल बनाया गया 1506 में। किसने बनाया? तो इसे बनाया सिकंदर शाह लोदी ने। तो सिकंदर लोदी आ गया। मुमताज महल हो नहीं सकता, ये शाहजहां की बीवी थी। इब्राहिम लोदी आखिरी रूलर थे। दिल्ली सल्तनत के 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनको हराया। शाहजहां मुगल एम्परर थे। जहांगीर, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर इज 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था, कुव्वत उल इस्लाम, याद करो क्या क्या कंस्ट्रक्शन करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर से रिवाइज करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इंडिया आया, 1210 में वो मर गया, मतलब 1206 में उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी। इसने कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, और कुतुब मीनार इसने दिल्ली के अंदर स्थापना शुरू कर दी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की की याद में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा पूछ रहा है, वो होगा अजमेर के अंदर। ठीक है जी, अजमेर में। माउंट आबू में दिलवारा जैन टेम्पल है, कल बताया था, विमल शाह ने बनवाया था। जब आप ज्यादा इस तरीके से रिवाइज करोगे ना इन्हीं पॉइंट्स को जो मैं लिखवा रहा हूं, तो आप सारे जब लेक्चर्स को एक साथ कनेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको सच में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो आएगी ना, वो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे लेके जाएगी कि हाँ, हमने चीजें हौच पौच तरीके से नहीं पढ़ी। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे एजुकेटर्स ऐसे हैं जो कुछ भी उठा के उन्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट देते हैं और आप उसे लेने की कोशिश करते हो, एग्जाम में जाते हो, क्वेश्चन बनता नहीं है। सब्जेक्ट बांट रखें तो सब्जेक्ट का कुछ मतलब है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 जनवरी से मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं, जिनका पेपर एकदम सर पे है। उनके पेपर में तो आएगा ना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का प्रॉपर टॉपिक वाइज एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। 8 से 10 क्लासेस का मेरा टारगेट है कि मैं स्टैटिक जीके आपकी खत्म करवा दूं। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको रोज की नोटिफिकेशन का पता लगता रहे। अभी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शायद आप देखते हो या नहीं देखते वो भी मुझे नहीं पता लगता, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश करो कि ये भी प्लेटफॉर्म ग्रो करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। तो थोड़ा हमने टाइम इधर कर दिया, इधर आ जाते हैं हम। कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट ब्रिक टावर इन द वर्ल्ड। इट वाज बिल्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ विच फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कुतुब मीनार किसके ऑर्डर पे बनना शुरू हुआ था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऑर्डर दिया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कक्की की याद में हम ये बनाएंगे, और इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी करी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में फिर से रिवाइज कर लो। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी सिस्टम शुरू करा था, ठीक है, और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली था, और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत था। कैपिटल लाहौर से दिल्ली इसने शिफ्ट करी थी। चहलगानी सिस्टम ये लेके आया था, जिसे चालीसा सिस्टम बोलते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह आपका कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर था। कुतुब शाह डायनेस्टी के अंदर का था रूलर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनारेट्स इज मेमोरियल, आ गया क्वेश्चन। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन मेमोरी ऑफ प्लेग अबोलिशन। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? 1551 में बनाया था ये कुली कुतुब शाह ने। कुतुब शाही डायनेस्टी का था ये बंदा। कहां बनाया था? हैदराबाद के अंदर। अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो वो है आपका चार मीनार, फेमस चार मीनार। तो उसने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के थे। इससे पहले कैपिटल हुआ करती थी इनकी गोलकोंडा फोर्ट, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हो गई हमारी स्लाइडें खत्म। तो हाँ जी, तो आपसे 1 मिनट और मैंने बात करनी है। हिस्ट्री हमारा देखो, अभी मिडिवल हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट आज आधा तो खत्म करा दिया। 2 क्लासेस और लगेंगे, आपका मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्ट्री के अंदर जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आप उसे सिर्फ एक क्लास में खत्म करना चाहते हो तो हमने अपने चैनल पे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन बना के डाल रखा है। 2 घंटे का वो मैराथन है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी आपकी, आप चाहो वहां से देख सकते हो। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है इसे मत छोड़ो, सीरीज के अंदर मैं सारी चीजें बहुत जल्दी क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। 1 जनवरी से याद रखना हम स्टैटिक जीके अपना शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट नदियां, आपके डैम्स, आपकी करेंसीज, कैपिटल्स, स्टेडियम्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी चीजें जो पेपर में आती हैं वो सब कवर करेंगे। आपने क्या करना है, इस अनाउंसमेंट को, ये सारी चीजों को आपको आगे फॉरवर्ड करना है, ये आपकी ड्यूटी है। एक तरह से आप मान लीजिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।